नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल कंसेप्चुअल स्टडीज़ में। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, आज चलते हैं हम लोग अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेट लाइन एंड एंगल्स। इससे पहले कि हम लोग आगे कुछ बढ़े हैं, लोगों को कुछ बेसिक डेफिनेशंस को जानना होगा जो हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। जैसे इसमें फर्स्ट डेफिनेशन है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट किसी भी चीज़ का एक एग्जैक्ट लोकेशन होता है, या फिर इसको एक दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि पॉइंट वैसा सर्कल होता है जिसमें कोई रेडियस नहीं होता है, या फिर उसका जीरो रेडियस होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि पॉइंट्स के कितने प्रकार होते हैं। इसमें पहला आता है कोलिनियर पॉइंट्स, जिसको संरेख बिंदु भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में रहे, एक सीधी रेखा पे रहे, या फिर दो या दो से अधिक बिंदु से होके एक सीधी रेखा खींची जा सके, तो उसे कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। जैसे आप इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, स्कूल में प्रेयर के लिए जो हम लोग खड़े हुए होते रहते हैं, वो भी एक कोलिनियर पॉइंट का एग्जांपल है। या फिर लाइन में किसी भी तरह का लाइन, चाहे वो रेलवे टिकट के काउंटर में लाइन लगा हुआ हो, या फिर प्रसाद के लिए भक्त मंदिर के बाहर लाइन लगते हैं, वो सब कोलिनियर पॉइंट के एग्जांपल हैं। सेकेंड आता है हम लोगों का नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट वैसा होता है जब कोई सेट ऑफ पॉइंट रैंडम दिया हुआ रहे। जैसे मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, और उन सब से होके एक स्ट्रेट लाइन नहीं खींचा जा सके। जैसे यहाँ से हम लोग यहाँ खींचे, ये दोनों के बीच तो स्ट्रेट लाइन खींचा गया, लेकिन फिर जैसे ही हम लोग थर्ड में जाते हैं तो वो लाइन मुड़ जाता है। तो इस टाइप का पॉइंट जो भी रहे वो नॉन कोलिनियर पॉइंट कहलाता है। इसमें डेफिनेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस एक तरह से रिवाइज हो जाए, इसलिए हम लोग इसको ये कर ले रहे हैं, ताकि दिमाग में ये सब का डेफिनेशन कंसेप्ट सब बना हुआ रहे। आगे ये पॉइंट, बेसिक जो पॉइंट है, इसी से हम लोगों का आगे सारा जितना भी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है वो डेवलप हुआ है। जैसे बहुत सारा पॉइंट धीरे 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 ऐसे मिलते मिलते ये स्ट्रेट लाइन बन जाता है। एक स्ट्रेट लाइन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं, फिर वो स्ट्रेट लाइन से डेवलप होके वो ट्रायंगल, सर्कल, ये सब बनते जाता है। वो सब हम लोग आगे देखेंगे कैसे वो डेवलप होते जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रे में। रे क्या होता है? रे ये है जब कोई पॉइंट से होके एक लाइन सेगमेंट को किसी एक डायरेक्शन में इंडेफिनेटली आगे बढ़ाया जाता है। जैसे यहाँ से पॉइंट स्टार्ट हुआ है, यहाँ से एक लाइन सेगमेंट को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, और ये इंडेफिनिट रूप से अनंत दूरी तक जाएगा। तो ये एरो मार्क जो है ये आपका इंडेफिनिट को शो करता है। जैसे प्रकाश का किरण जो है उसको, वो स्टार्ट होता है, मान लीजिए सन से स्टार्ट हो रहा है, वो आगे कितना दूर तक जाएगा? जितना दूर तक, जब तक उसको कोई उसका रास्ता रोकने के लिए ना मिल जाए, वहाँ तक वो जाएगा। तो ये रे का एक एग्जाम्पल हो गया। तो क्या होता है रे? कोई पॉइंट P से अगर हम लोग इंडेफिनिट डिस्टेंस तक आगे बढ़ते हैं तो वो इसको हम लोग रे PQ बोलते हैं। रे PQ। नेक्स्ट आते हैं हम लोग
लाइन सेगमेंट क्या होता है। आगे हम लोग पढ़ रहे थे ना इससे पहले कि किसी लाइन सेगमेंट को आगे बढ़ाया जाता है। तो वो लाइन सेगमेंट एक्चुअली होता कुछ नहीं है, दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को ही हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। अगर हम लोग ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक जाना है तो ये लाइन सेगमेंट हुआ। लाइन मतलब हो गया एक रेखा, और सेगमेंट हो गया उसका टुकड़ा। तो ये रेखा का टुकड़ा हो, कोई भी लाइन का टुकड़ा हो गया, वो हो गया लाइन सेगमेंट। थर्ड, हम इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। लाइन, लाइन क्या है। लाइन सेगमेंट का ही बड़ा हुआ रूप है। कि अगर हम लोग पहले पॉइंट हम लोग पढ़े, ठीक है, पॉइंट से हम लोग पढ़े रे से पढ़े लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या था कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस था। अब अगर उसी डिस्टेंस को हम लोग, ये दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को दोनों डायरेक्शन में इंडेफिनिट रूप में अगर हम लोग आगे बढ़ा दें, दोनों ही डायरेक्शन में, तो वो हो जाएगा लाइन। तो ये इसका डेफिनेशन है, अ लाइन सेगमेंट व्हेन एक्सटेंडेड इंडेफिनिटली इन बोथ डायरेक्शन। देख रहे हैं ना किस तरह से हम लोग पॉइंट से ही सारा डिराइव हो रहा है। पहले पॉइंट था, पॉइंट से लाइन सेगमेंट आया, लाइन सेगमेंट पॉइंट से पहले रे बना, रे से लाइन सेगमेंट बना, लाइन सेगमेंट को आगे बढ़ा दिए दोनों तरफ, तो ये बन गया लाइन। इसके बाद हम लोग आते हैं प्लेन। प्लेन क्या होता है। प्लेन एक्चुअली एक सरफेस होता है, एक सरफेस होता है जिसमें अगर हम लोग कोई लाइन खींचे तो उसमें जो भी पॉइंट होगा, ये सब जो भी पॉइंट होगा वो उसी प्लेन में लाई करेगा। जैसे इस फिगर में देखते हैं, ये प्लेन एस है, इसमें ये प्लेन एस है, इसमें अगर हम लोग एक लाइन खींचते हैं पी एच, और इसमें कोई तीन बिंदु है पी आर एच, तो हम लोग इससे होकर स्ट्रेट लाइन अगर हम लोग खींचेंगे तो वो इसी सरफेस में आएगा। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ एक चौथा पॉइंट है एक्स, एक्स, तो इसके अगर आर और एक्स के थ्रू एक कोई लाइन खींचते हैं तो ये देखिए एक्स किसी दूसरा सरफेस में जा रहा है। सरफेस का मतलब कंसेप्ट आप 2D और 3D वाला जो इमेज रहता है, जैसे ये हम लोग एक्सिस पढ़े होंगे, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन इसको एक्चुअली कहा जाता है, एक्स वाई प्लेन। और अगर इसी को हम लोग 3 डायमेंशन में लेते हैं तो यहाँ पे x रहता है, ये y रहता है, ये z रहता है। तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट रहा, एक पॉइंट ये रहा, ये यहाँ पे एक पॉइंट रहा, यहाँ पे एक पॉइंट रहा, तो ये तीनों अलग अलग प्लेन में, ये एक्स वाई प्लेन में हो गया, ये एक्स जेड प्लेन में हो गया, ये जेड वाई जेड एक प्लेन में हो गया। तो वो प्लेन का कंसेप्ट बस यही है कि अगर उसमें कोई भी, आप प्लेन का एग्जांपल अपना रूम का दीवार को ले सकते हैं, उसमें कोई भी दो बिंदु को ले लीजिए, उससे हम लोग एक लाइन खींचेंगे तो उसमें उस लाइन में जो भी पॉइंट रहेगा वो उसी दीवार में ही रहेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ लाइन। अब लाइन हम लोग पढ़ेंगे, अब लाइन के भी कितने प्रकार होते हैं वो हम लोग देखते हैं। इसमें है फर्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक रेखा एक दूसरे को काटती है, किसी भी तरह से काटे, ऐसे काटे, ऐसे काटे, ऐसे काटे, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। ये एक लाइन हो गया, ये एक लाइन हो गया, ये लाइन 1, लाइन 2, ये दोनों का ये इस पॉइंट पे काट रहे हैं, तो इस पॉइंट को ओ को हम लोग इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और जो लाइंस हो गया वो उसको इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस। देखिए इससे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस वाले में।
हम्म। अगर आप बोलिए कि सर ये लाइन और ये लाइन, अच्छा, एक मिनट, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं हम लोग ताकि आप लोगों को ठीक से समझ में आए। हम्म। देखिए अब दो लाइंस, ये तो क्लियरली दिख रहा है इंटरसेक्टिंग है, लेकिन अगर हम लोग ऐसे ये दो लाइन लेते हैं तो आप बोलिए सर ये दोनों तो नहीं कट रहा है, लेकिन अगर हम लोग इसको आगे तक बढ़ाते हैं, आगे तक बढ़ाएं तो देखिए ये आगे में यहाँ पे कट रहा है, तो ये दोनों भी इंटरसेक्टिंग ही लाइन हुआ। ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन है और ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन है। नेक्स्ट आगे आते हैं हम लोग, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन। ये जस्ट उसी का उल्टा एग्जांपल है। उसमें क्या था कि जब दो लाइन एक दूसरे को कट करते हैं किसी निश्चित बिंदु पे तो उसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। लेकिन अगर यही लाइंस एक दूसरे को इस तरह से चले कि एक दूसरे को इनफाइनाइट डिस्टेंस में भी कट ना करे तो उसको पैरेलल लाइंस कहते हैं, और या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। इसको हम लोग पढ़ते हैं, टू लाइंस L and M in a plane are said to be parallel if they have no points in common। मतलब क्या बोलता है कि ये दोनों के बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं ये L1 और L2 दो लाइन है, इसमें एक पॉइंट हम लोग को ये पॉइंट मिल रहा है जो कॉमन है दोनों में, तो वैसा इसमें हम लोग को पैरेलल लाइन में कोई भी पॉइंट, इवन हम लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस तक भी इधर भी हम लोग आगे बढ़ा देंगे तो कभी भी ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होना चाहिए जो कॉमन है। इसका मतलब कोई दोनों एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे कट ना करे, है ना। तो इसको हम लोग पैरेलल लाइंस बोलेंगे या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे। और इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, मान लीजिए ये लाइन हो गया L और ये हो गया M, तो इसको हम लोग लिखते हैं L पैरेलल M। बस दो लंबे लंबे लाइन से इसको पैरेलल दिखलाया जाता है। आप इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, रेल का पटरी देखिए इसी तरह से रहता है, और ये दोनों के बीच का जो लकड़ी वाला पार्ट रहता है, ये स्लैब जो दिया हुआ रहता है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना भी दूर तक जाए ये हमेशा सेम ही रहेगा। इधर भी मुड़े फिर भी ये हमेशा डिस्टेंस सेम ही रहेगा, तो ये पैरेलल लाइंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, बस ये सब का बेसिक हम लोग एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं, ये सब तो आप लोगों को पता ही है। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होता है कि जब दो लाइंस एक दूसरे को इस तरह से काटे कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो। ये हो गया L1 और ये हो गया L2। लाइंस को हम लोग एरो से दिखलाते हैं, दोनों तरफ एरो रहेगा, है ना। और ये जो दोनों के बीच का एंगल रहेगा ये 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स दे आर सेड टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पे देखिए दो लाइंस है XY और AB, दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है, तो ये 90 डिग्री होना चाहिए, ये हम लोग ध्यान देना है। और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको ये केस लेते हैं, इसमें हम लोग परपेंडिकुलर को L1 इसी तरह से परपेंडिकुलर को इस ऐसे दर्शाया जाता है L2। ये एक्चुअली हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ क्वेश्चन में ऐसा ही सिंबल दिया हो रहा है कि मान लीजिए L1 परपेंडिकुलर L2 ऐसा दिया हो रहा है, तो इससे आपको समझना हो कि वो लाइन कैसा है, या फिर L1 पैरेलल टू L2 दिया हुआ है तो कैसा बनेगा वो लाइन, तो उसका हम लोग ये इमेज कैसे बनाएंगे, इसलिए ये हम लोग को पढ़ना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कंकरेंट लाइन। कंकरेंट लाइन क्या होता है कि जब तीन या तीन से अधिक लाइंस
तीन या तीन से अधिक लाइंस एक दूसरे को एक ही बिंदु पे कट करें, एक दूसरे को एक ही बिंदु पे कट करें। ये एक लाइन हो गया, ठीक है, L1, ये हो गया एक लाइन L2, ये एक लाइन हो गया, ये पॉइंट यहाँ L3, ये एक लाइन हो गया L4। तो देखिए ये सारे लाइंस एक दूसरे को एक ही बिंदु पे कट कर रहे हैं। या इस एग्जांपल को देखिए, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, O, ठीक है। तो इसमें कभी कभी हम लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बिंदु से होके, एक पॉइंट से होके कितना लाइंस खींचा जा सकता है, एक पॉइंट से होके कितना लाइंस खींचा जा सकता है। तो एक पॉइंट से होके जान लीजिए दोस्तों कि एक पॉइंट से होके अनंत लाइन खींचा जा सकता है, मतलब इंडेफिनिट लाइन, बहुत सारा लाइन खींचा जा सकता है एक पॉइंट से होके, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग देखें कि 2 पॉइंट से होके कितना लाइन खींचा जा सकता है, तो 2 पॉइंट से होके एक ही स्ट्रेट लाइन खींचा जा सकता है। आप बोलिए कि सर ऐसे ऐसे करके भी तो खींच सकते हैं हम लोग, या फिर ऐसे करके भी तो खींच सकते हैं। तो ये भी होगा, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। मीन्स 2 पॉइंट्स होके केवल एक ही स्ट्रेट लाइन खींचा जा सकता है। 3 पॉइंट से हम लोग देखेंगे कितना खींचा जा सकता है, तो 3 पॉइंट से भी होते हुए सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन खींचा जा सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इससे हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं। उसी तरह 4 पॉइंट से हम लोग देखते हैं कि 4 पॉइंट से कितना है। तो जब भी स्ट्रेट लाइन का बात होगा तो वो हम लोग देखेंगे कि 4 पॉइंट से भी होकर भी एक ही स्ट्रेट लाइन किया जा सकता है। इसका मतलब हम लोग निकाल सकते हैं ये कंक्लूजन कि अगर दो पॉइंट से अधिक दिया हुआ रहे, यानी कि एक पॉइंट से अधिक दिया हुआ रहा है, 2 या 2 से अधिक पॉइंट से होके हमेशा एक और सिंगल यूनिक ही लाइन खींचा जाएगा, यूनिक स्ट्रेट लाइन खींचा जाएगा। तो ये पॉइंट को याद रखिएगा कि एक पॉइंट से होके कितना स्ट्रेट लाइन खींचा जा सकता है, इनफाइनाइट। 2 पॉइंट से होके एक स्ट्रेट लाइन, 3 पॉइंट से होके ये भी एक, 4 से भी होके एक, इसी तरह 2 से अधिक जितना भी रहा सबसे एक और केवल एक स्ट्रेट लाइन खींचा जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है कि वैसा लाइन जो 2 या 2 से अधिक लाइंस को अलग अलग बिंदु पर काटती है। देखिए ये मान लीजिए लाइन L1 हो गया, ये हो गया L2 और ये हो गया ट्रांसवर्सल। ये एक दूसरे को यहाँ पे और यहाँ पे काट रही है, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। या फिर एक ट्रांसवर्सल का एग्जांपल ऐसा भी हुआ है। तो वो लाइंस पैरेलल भी हो सकती है, नॉन पैरेलल भी हो सकती है, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। बस हम लोग को ये जानना है कि 2 लाइंस को तीसरा लाइन अलग अलग बिंदु पे काट रहा है, तो वो ट्रांसवर्सल कहलाएगा। इसको हिंदी में कहते हैं तिर्यक रेखा। आगे इन सब से रिलेटेड कंसेप्ट हम लोग को बहुत सारा पढ़ना है कि तिर्यक रेखा से रिलेटेड क्या कंसेप्ट है, कौन कौन सा एंगल वो बनाता है पैरेलल लाइन को काटने में, ये सब कुछ हम लोग जानना है। अब हम लोग जानते हैं कि एंगल क्या होता है, ठीक है। एंगल क्या होता है कि यदि 2 किरणें OA और OB एक ही उभयनिष्ठ बिंदु पर अंत होती हैं तो दोनों कोण AOB का निर्माण करती हैं। OA और OB कोण की भुजाएं कहलाती है। मतलब मान लेते हैं कि कोई 2 रे है, रे को ऐसे दिखलाते हैं OA और दूसरा रे है OB। इस तरह से है दोनों रे कि दोनों एक दूसरे को एक ही बिंदु पर, दोनों का मतलब एक कॉमन वर्टेक्स रहता है, कॉमन बिंदु रहता है O,
ठीक है, और वो एक दूसरे से किसी एंगल पे वो इंक्लाइंड रहती हैं, एक दूसरे पे झुकी हुई रहती हैं। तो इसको ये AOB जो होगा वो एंगल कहलाएगा, एंगल AOB। इसमें O हो गया वर्टेक्स, O को वर्टेक्स बोलते हैं, OA को आर्म बोलेंगे और OB को भी आर्म बोलेंगे। और इसमें एंगल को डिनोट करेंगे एंगल AOB से। यहाँ पे हम लोग को एंगल डिनोशन करने का आगे हम लोग सीखेंगे कि मान लीजिए अगर हम लोग का इस तरह का लाइन रहता है, यहाँ पे A रहता है, यहाँ पे O रहता है, यहाँ पे B रहता है, तो यहाँ पे एंगल किस तरह से डिनोट करते हैं, OAB ऐसे दिखाते हैं। जहाँ पे भी एंगल बना रहा है उसको हम लोग को बीच में रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी O बीच में है, जो भी पार्ट है ये, जो भी उसका वर्टेक्स होगा वो बीच में आएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्यूट एंगल क्या होता है, टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल के टाइप्स अब हम लोग देखते हैं। इसमें फर्स्ट है एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होता है कि वैसा एंगल हम लोग जान गए कि दो रे रहता है, दोनों का सेम वर्टेक्स रहता है। दो रे OA और OB रहता है और उसका सेम वर्टेक्स रहता है O। तो हम लोग इसको दिखाते हैं एंगल AOB से, है ना। अब ये एंगल भी बहुत तरह का रहता है। तो इसमें पहला टाइप है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल उस एंगल को कहते हैं जिसका नाप जो रहता है वो 90 डिग्री से छोटा रहता है, ठीक है। ये 90 डिग्री से छोटा रहेगा ये एंगल। मतलब अगर हम लोग इसको XY एक्सिस में दिखलाएंगे तो ये 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ये 180 डिग्री है और ये 270 डिग्री है। तो इसमें एंगल एक्यूट एंगल क्या होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा, 90 डिग्री से छोटा। इसके बीच में कोई भी दो ट्रायंगल बन सकता है, कोई भी एंगल बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री। मतलब ऐसा एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री रहे, जिसका माप 90 डिग्री रहे, ठीक है। इसमें दोनों रे के बीच में परपेंडिकुलर दोनों एक दूसरे पे रहेगा, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। एक्यूट एंगल क्या था, एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से छोटा रहे, लेस देन 90 डिग्री, एक्स लेस देन 90 डिग्री। राइट एंगल क्या है, राइट एंगल एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये हम लोग एक्स मान लेते हैं तो, या फिर इसको ऐसे दिखाते हैं, एंगल AOB इज लेस देन 90 डिग्री, तो ये हो गया एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। फिर एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री रहा तो ये हो गया राइट एंगल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर 90 डिग्री से ज़्यादा रहे तो क्या होगा, ठीक है। इस टाइप का था ना प्लेन, 0, 90, 180 और 270। तो हम लोग यहाँ का देख लें कि 0 से 90 के बीच में रहा तो क्या होगा, वो होगा एक्यूट एंगल। अगर 90 डिग्री का बना तो क्या होगा, राइट एंगल। अब आएगा इस साइड का डायरेक्शन का, कि अगर 90 से 180 के बीच में रहा तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। वह कोण जिसका माप 90 से ज़्यादा लेकिन 180 से कम रहा है, ठीक है। इसको हम लोग अधिक कोण भी बोलते हैं, अधिक कोण।
इसमें क्या रहता है, एंगल पी क्यू आर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है, बट लेस देन 180 डिग्री, 180 डिग्री ये होगा। फर्स्ट क्या था, एक्यूट एंगल में क्या था, एक्यूट एंगल में एंगल पी क्यू आर इज लेस देन 90 डिग्री। राइट एंगल में एक्यूट एंगल न्यून कोण, राइट एंगल समकोण। समकोण में क्या था कि एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े कि 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम, तो ऑब्ट्यूज एंगल उसको बोल देंगे। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या है, ये जो एंगल पी क्यू आर रहेगा वो 90 डिग्री से अच्छा ये उल्टा लिखा गया, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा रहना चाहिए। इससे हम लोग दिखाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर यहाँ तक हम लोग देख लिए डायग्राम में, यहाँ से यहाँ रहा तो ये एक्यूट हो गया, एक्यूट। यहाँ ये दोनों रहा तो ये राइट एंगल हो गया। फिर अगर यहाँ से यहाँ के बीच में रहा तो ये हो गया ऑब्ट्यूज। अब देखें कि ये 180 से 270, 180 से 360 के बीच में रहे तो क्या कहलाता है, 270 नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक रहे तो क्या कहेंगे हम लोग, 360 से छोटा होना चाहिए। अच्छा, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अगर 180 डिग्री का एंगल बना है, जब दोनों रे 180 डिग्री का एंगल बना है, ओ ए और ओ बी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये 180 डिग्री, उसको हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं, ठीक है। लेस देन 90 डिग्री था तो एक्यूट हो गया, 90 डिग्री था तो राइट एंगल हो गया, 180 से छोटा रहे, 180 से छोटा रहे तो ऑब्ट्यूज हो गया, 180 से छोटा और 90 से बड़ा, ठीक है। फिर अगर 180 डिग्री का रहे तो उसको हम लोग स्ट्रेट एंगल कहेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि 180 से बड़ा रहे और 360 से कम रहे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। देखिए ये एंगल है, इसको हम लोग इधर से नापेंगे तो ये हम लोग का 180 से बड़ा और 180 से 360 से छोटा रहेगा। इसमें हम लोग लिखेंगे एंगल CBA, ये क्या रहेगा कि 360 से छोटा और 180 से बड़ा रहना चाहिए, ठीक है। इसको ऐसे में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, एक बार रिवाइज हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है कि जब ये रे OA इस तरह से एक चक्कर घूम के वापस यहीं पे आ जाए, ठीक है, तो ये पूरा फुल जो एंगल रहता है ये 360 डिग्री का रहता है। इसको हम लोग कंप्लीट एंगल बोलते हैं, ठीक है। पहला एक्यूट एंगल क्या था, एक्स इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। इसमें एंगल एक्स वाई, इसको मान लीजिए जेड मान लेते हैं,
एक्स वाई जेड इज लेस देन 90 डिग्री। जब 90 डिग्री का रहा है तो क्या होगा, राइट एंगल। जब 90 से बड़ा रहे, एक्स इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, तो ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। 180 डिग्री का रहे तो स्ट्रेट एंगल। अगर 180 से बड़ा और 360 से छोटा रहे तो रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। और अगर पूरा 360 डिग्री का वो एंगल बना है, पूरा एक 360 डिग्री का एंगल बना है, तो उसको हम लोग फुल रोटेशन एंगल या फिर कंप्लीट एंगल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एक बार देखते हैं क्या। अभी तक हम लोग क्या 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 पढ़े। सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़े। सबसे पहले हम लोग देखें पॉइंट क्या होता है। पॉइंट होता है जीरो रेडियस का एक सर्कल होता है जिसको हम लोग पॉइंट कहते हैं। उसके बाद पॉइंट हो गया, फिर हो गया रे। रे क्या होता है कि अगर हम लोग किसी पॉइंट से किसी एक डायरेक्शन में इंडेफिनिट रूप से आगे बढ़े तो उसको हम लोग रे कहते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं लाइन सेगमेंट। देखे थे हम लोग लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या था कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को लाइन सेगमेंट हम लोग बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद लाइन देखे थे हम लोग। लाइन क्या था कि जब इसी लाइन सेगमेंट को हम लोग दोनों डायरेक्शन में इंडेफिनिट रूप से आगे बढ़ाएं तो इसको हम लोग लाइन बोलेंगे। उसके बाद हम लोग देखे थे टाइप्स ऑफ लाइन क्या था। पॉइंट में हम लोग दो तरह का पॉइंट देखे थे। कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट क्या था कि जब वैसा सेट ऑफ पॉइंट जिससे होके एक स्ट्रेट लाइन खींचा जा सके उसको कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। फिर नन कोलिनियर पॉइंट था। नन कोलिनियर पॉइंट था तो वैसा सेट ऑफ लाइन जिससे होके एक से मतलब एक स्ट्रेट लाइन नहीं खींचा जा सके, कोई भी रैंडम डिस्टेंस दिया, कोई भी रैंडम पॉइंट ऐसे ऐसे जिगजैग लाइन खींचा जा सके, वो नन कोलिनियर पॉइंट था। नेक्स्ट हम लोग लाइन रे देख लिए, लाइन सेगमेंट देख लिए, लाइन देख लिए। लाइन का टाइप हम लोग देखे थे। फिर हाँ, लाइन का टाइप में एक छूट गया। अगर वो लाइन स्ट्रेट सीधा एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन कहेंगे। और अगर वो ऐसे 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 मुड़ रहा है तो इसको भी हम लोग लाइन बोलेंगे, लेकिन इसको हम लोग कर्व लाइन बोलेंगे। कर्व लाइन, ये स्ट्रेट लाइन नहीं कहलाएगा। इस टाइप को देख रहे हैं, कर्व बना रहा है। उसके बाद हम लोग देखें लाइंस के बाद हम लोग देखें नेक्स्ट हम लोग देखें इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या था कि जब दो लाइंस एक दूसरे को एक ही बिंदु पे कट कर रहा था, वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। नेक्स्ट हो गया पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या था कि दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता था। इनफाइनाइट डिस्टेंस तक भी जाते तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता, दोनों के बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं रहता। ये था पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट हम लोग देखें एंगल। एंगल क्या होता है कि जब दो रे ओ ए और ओ बी दोनों का सेम वर्टेक्स रहे और दोनों एक दूसरे पे किसी एंगल पे झुका हुआ रहे तो वो एंगल ए ओ बी का निर्माण करता है। इसमें ओ ए और ओ बी दोनों उसका आर्म कहलाता है और वो वर्टेक्स कहलाता है, ठीक है। और इस एंगल को हम लोग किससे दर्शाते हैं, ए ओ बी से। इसमें जिसको जो भी एंगल हम लोग दिखाना हो उसको हम लोग हमेशा बीच में रखेंगे, जहाँ पे भी एंगल का निर्माण हो रहा है वहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग देखें कि एंगल का टाइप हम लोग देखें, ठीक है। इसको एक बार क्लीन कर लेते हैं।
ये सब बस ये सब तो सब कुछ आप लोगों को आता ही होगा, बस ये सब बेसिक रिवीजन हम लोग करा ले ताकि एक बार फिर से माइंड रिवाइज हो जाए, फिर से सब कुछ याद आ जाए। बाकी आगे ये सब जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इसका नोटेशन सब हम लोग का काम आएगा कि पैरेलल वो लैंग्वेज दिया हुआ है कि ये भी पैरेलल दिया हुआ है तो कैसे हम लोग उस लाइन को ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो कैसे ड्रॉ करेंगे, एक रे दिया हुआ है तो कैसे ड्रॉ करेंगे, लाइन सेगमेंट है क्या होता है, ये सब सब है ना। नेक्स्ट हम लोग देखे कि टाइप ऑफ एंगल हम लोग देखे थे। नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल क्या होता है? फर्स्ट क्या था? एक्यूट एंगल था। फर्स्ट था एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या था कि इसमें एक्स जो था वो 90 डिग्री से छोटा होता था। सेकेंड था आपका राइट एंगल। राइट एंगल इसमें क्या होता था कि एक्स जो था वो 90 डिग्री बराबर होता था। थर्ड था आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल इसमें एक्स जो था वो 180 से छोटा था, 180 से छोटा था और 90 से बड़ा था। नेक्स्ट हम लोग देखे फोर्थ में रिफ्लेक्स एंगल, सॉरी स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल इसमें क्या था कि x जो था वो 180 डिग्री के बराबर था। नेक्स्ट हम लोग देखे फिफ्थ में रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल इसमें क्या था कि x जो था वो 180 से बड़ा था लेकिन 360 से छोटा था। 360 से छोटा लेकिन 180 से बड़ा। उसके बाद हम लोग का 6 नंबर पे था कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल ये क्या था कि x इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग आगे है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल क्या होता है कि इसको बोलते हैं कोण समद्विभाजक। देखिए इसका हिंदी नाम जानिए तो आप खुद अंदाज कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। ये कोण समद्विभाजक मतलब कोई भी एंगल है उसको दो बराबर भाग में बांटना, वही होता है बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर। A ray OC is said to be angle bisector of angle AOB. A ray OC is said to be angle bisector of angle AOB. ये एंगल है। इफ एंगल AOC बराबर एंगल BOC मीन्स ये जो एंगल बन रहा है ये इक्वल टू ये एंगल। ठीक है, मीन्स कुछ है नहीं इसमें, बस एंगल बाइसेक्टर क्या करता है वो दोनों ये जो एंगल बनता है उसको बराबर बराबर भाग में बांटता है। मान लीजिए ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे एंगल बना है, तो अगर यहाँ से हम लोग एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं तो ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री का और ये भी 45 डिग्री का। उसी तरह अगर ये 60 डिग्री का कोई एंगल बनाया हुआ है तो अगर हम लोग यहाँ से एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे तो ये फिर इक्वल इक्वल दो पार्ट में बटेगा। ये 30 डिग्री का हो जाएगा, ये 30 डिग्री का हो जाएगा। वही इसको लैंग्वेज लिखा हुआ है कि एंगल AOC इक्वल टू एंगल COB, या फिर इसको हम लोग इधर से भी लिख सकते हैं BOC।
उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस जो भी जहाँ पे भी एंगल जिस भी वर्टेक्स से बना है उसको हम लोग को बीच में रखना है। ठीक है। एक हम लोग देख लेते हैं कि एंगल का को किस तरह से लिखा जाता है। अगर ये इस तरह से दिया हुआ है बी ए सी, ए बी सी, सी बी ए, तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे। इसमें अगर एंगल हम लोग दिखलाना रहे तो ये ए बीच में है, बस इसको ए को बीच में रखिए और साइड वाले को साइड साइड में लिख दीजिए बी सी। इसको एंगल बी ए सी से दिखलाएंगे। अगर इसको दिखलाना हुआ तो एंगल ए बी सी, जहाँ पे भी एंगल बन रहा है उसको बस बीच में रखना है। ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि आगे जब हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे तो उसमें दिया हुआ है कि एंगल ए ओ बी है, तो उसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे। अगर हम लोग उल्टा लिख दिए, मान लीजिए ओ यहाँ डाल दिए, तो फिर वो सारा मैप ही हम लोग का इमेज ही गलत हो जाएगा। इसलिए ये जानना जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जब दो या दो से अधिक एंगल, पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है, दो या दो से अधिक एंगल से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट हो वो सब हम लोग देखेंगे। देखते हैं पेयर्स ऑफ एंगल्स क्या होता है। इसमें पहला है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल होता है, मतलब इसको कॉमन लैंग्वेज आप बोल सकते हैं अगल बगल का कोण। मान लीजिए एक ही दो स्ट्रेट लाइन से दो तरह का कोण बना इधर और इधर, तो ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल हो गया। वो किसी भी तरह से हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो टू एंगल्स आर ए ओ बी, टू एंगल्स ए ओ बी एंड बी ओ सी आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स। यहाँ पे थोड़ा सा इमेज गलत बन गया है। ए ये हो जाएगा वर्टेक्स, यहाँ पे ओ हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, ए ओ बी और बी ओ सी। ठीक है, अब ठीक है। टू एंगल्स ए ओ बी एंड बी ओ सी, बी ओ सी आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल इफ, ये पहला कंडीशन क्या है, दे हैव सेम वर्टेक्स। दोनों का वर्टेक्स यानी कि शीर्ष जो है जहाँ पे वो लोग एंगल बना रहा है वो सेम होना चाहिए। दोनों का वर्टेक्स वाला जो भी पॉइंट है वो सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी ए ओ बी, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे भी, और बी ओ सी यहाँ पे भी ओ है, तो दोनों का वर्टेक्स सेम है, यही ओ पॉइंट ओ। ठीक है, तो ये होना चाहिए। सेकेंड क्या है कि दोनों के बीच में दे हैव अ कॉमन आर्म। दोनों का एक जो भी आर्म है वो कॉमन होना चाहिए। तो इसमें कौन सा कॉमन आर्म है, ओबी। ओबी देखिए इस एंगल में भी है और इस एंगल में भी है, तो ये हो गया कॉमन आर्म एक होना चाहिए। थर्ड क्या है, देयर नन कॉमन आर्म्स आर आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म, मतलब उसका जो नन कॉमन आर्म है, नन कॉमन आर्म कौन कौन सा बचा, ओ सी और ओ ए, ये दोनों क्या होने चाहिए, ये दोनों जो भी कॉमन आर्म है ओ बी के दोनों साइड होने चाहिए। तो यहाँ पे है ये ओ बी है, इधर सी हो गया और ये ओ ए हो गया, इसी तरह का एंगल बना। तो इसमें एंगल एंगल ए ओ बी और एंड एंगल बी ओ सी क्या एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। ठीक है, एडजेसेंट एंगल या आसन्न कोण। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बाइसेक्टर हो गया,
नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल वैसा एंगल होता है कि जब दो एडजेसेंट एंगल इस तरह से एंगल बना है कि दोनों का अगर हम लोग जोड़े तो वो दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर है। सप्लीमेंट करें, समपूरक, ठीक है। ये दोनों कन्फ्यूजन करेगा पूरक और संपूरक में, तो ये दोनों को ध्यान देना है हम लोग को। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 180 डिग्री उसमें सम होना चाहिए। इसमें देखिए दो एंगल बन रहा है, एंगल AOC और दूसरा है एंगल AOB। दोनों एडजेसेंट है। एडजेसेंट का क्या कंडीशन था कि दोनों का वर्टेक्स सेम होना चाहिए। वर्टेक्स यहाँ पे O सेम है। दोनों का एक कॉमन आर्म होना चाहिए, OA कॉमन आर्म है। और दोनों के जो भी नॉन कॉमन आर्म है वो दोनों साइड होने चाहिए। वर्टेक्स के कॉमन आर्म के दोनों अलग अलग साइड होने चाहिए। तो यहाँ OB और OC दोनों अलग अलग साइड है। तो अगर इस तरह से एंगल बने कि दोनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो तो उस तरह बने एंगल्स को हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना हो कि सप्लीमेंट्री मतलब अगर जहाँ पे भी बोला जाए कि सप्लीमेंट्री एंगल है एक दूसरे का सप्लीमेंट्री है, तो इसका हम लोग याद रखना कि दोनों का सम जो रहेगा वो 180 डिग्री होना चाहिए, दोनों एंगल का सम। इसका क्वेश्चन इस तरह से देता है कि फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ मान लीजिए 140 डिग्री ही दे दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। हम लोग जानते हैं सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है कि दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो सिंपली इसको क्या करेंगे, 180 डिग्री से सब्ट्रैक्ट कर देना है 140 डिग्री, तो ये 40 डिग्री हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या फिर पूरक कोण। अच्छा, आगे उसी को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है पूरक कोण। उसी तरह वैसे एडजेसेंट एंगल जब दोनों का सम 90 डिग्री हो, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री होना चाहिए सम और सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान में हम लोग को रखना होगा। नेक्स्ट क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल। देखिए लीनियर पेयर क्या होता है। यहां से अब हम लोग क्वेश्चंस वाला कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। नेक्स्ट आते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। इसको पढ़ते हैं हम लोग कि लीनियर पेयर को हिंदी में बोलते हैं कोनों का रैखिक युग्म। ये कब बनता है, तब बनता है जब दो रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है। देखिए यहाँ पे दो रेखा है PQ और RS, ये दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर कट कर रही है। इसको O मान लेते हैं हम लोग। एक बिंदु पर काटती है और उन कोनों को रैखिक कहा जाता है यदि वे दोनों दो रेखाओं के काटने के बाद एक दूसरे से सटे हुए रहें। मतलब एक दूसरे से को काटने के बाद एक दूसरे से सटे हुए रहें। ये लाइन और ये लाइन में सटे हुए हैं, मतलब दोनों के बीच में एक तरह से एडजेसेंट एंगल बनेगा, ठीक है। एक रेखीय युग्म के कोनों का योग हमेशा 180 डिग्री का होता है। ये हम लोग का नोट करने वाला पॉइंट है कि लीनियर सम ऑफ एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर। देखिए इसको हम लोग देखते हैं, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है।
मतलब अगर ये इस तरह का बने, ये दो लाइन है, दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो ये और ये एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होना चाहिए। ये हम लोग को हमेशा याद रखना होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है कि two angles are said to be a pair of vertically opposite angles if their arms forms two pairs of opposite ray। मतलब उसका जो आर्म रहेगा, ठीक है, two angles are said to be a pair of vertically opposite angles। दो एंगल जो है, ये मान लीजिए एक एंगल है ए ओ बी और ये सी ओ डी, ये एक पेयर हो गया, ये एंगल और एक ये एंगल। तो ये दोनों एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तब कहलाएगा जब उसका दोनों आर्म, एक आर्म होगा ओ ए और दूसरा होगा ओ बी, एक ओपोजिट रे बने रहे। ठीक है, ओपोजिट रे है, ये इधर से जा रहा है और ये इधर से जा रहा है, तो ओपोजिट रे हो गया, दोनों ओ पे कट कर रहा है। ठीक है, द पेयर ऑफ एंगल्स इन अ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ये पॉइंट हम लोग का नोट करने लायक है कि अगर इस तरह का कोई एंगल बना रहा है ओ, तो ये हमेशा ये दोनों एंगल और इधर से भी तो एक वर्टिकली ऑपोजिट बन रहा है, तो ये दोनों एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। इसको हम लोग हिंदी में शीर्ष अभिमुख कोण कहते हैं। शीर्ष अभिमुख कोण मतलब इसका जो शीर्ष रहेगा, वर्टेक्स रहेगा, ये एक दूसरे के ऑपोजिट रहेगा। अभिमुख मतलब होता है ऑपोजिट, इसका जो भी वर्टेक्स है ओ, ये एक दूसरे के ऑपोजिट रहेगा। तो इस तरह का एंगल जो भी बनेगा उसको हम लोग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहते हैं। इसमें हम लोग देखे हैं कि जो भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनेगा वो हमेशा इक्वल रहता है। जैसे इसमें एंगल 1 और 3 और इसमें 2 और 4, ये हमेशा इक्वल होगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे एंगल रिलेशन है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसको आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, आगे हम लोग आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। हम लोग से इसी तरह जुड़े रहिए। थैंक यू।